हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल पे। देखिए दोस्तों, आप लोग भी अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सभी प्रश्नों को अवश्य ही करके जाएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे जो है आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले जो है लगभग सभी सब्जेक्ट का 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी चैनल पे जो है हम एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट का लगभग 300 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है वह जो है 2025 के जो है कोड जी में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन जो है 2025 का जो है क्वेश्चन पेपर है कोड जी का। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से हवा में स्वतंत्र रूप से लटका क्षैतिज चुंबक हमेशा जो है किस स्थिति में लटका होता है। क्षैतिज चुंबक जो है हमेशा जो है किस स्थिति में लटका होता है। तो हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक, ये देखिए यह जो है हवा में लटका हुआ क्षैतिज चुंबक है। यह किस दिशा में लटका हुआ है? तो उत्तर दक्षिण में। किसमें? उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण दिशा में। देखिए हम लोग इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसमें फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो हवा में अगर स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक है, हमेशा किस दिशा में होगा? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। देखिए अगला क्वेश्चन का है कि यदि एक विद्युत धारा तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या करेगी? तो देखिए यह जो है विक्षेपित कर देगी। क्या करेगी? विक्षेपित करेगी। यदि एक विद्युत धारा तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो यह कंपास की सुई को क्या करेगी? विक्षेपित करेगी। देखिए अगला क्वेश्चन का है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए। क्या? फैराडे ने बहुत सारे क्रांतिकारी खोज किए, जिसमें से क्या शामिल है? तो फैराडे ने किनका किनका खोज किया? तो देखिए फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया था, और विद्युत चुंबकीय अपघटन का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ए और सी दोनों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी और विद्युत चुंबकीय अपघटन भी। देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यह देखिए यह किसी का ना किसी का यह पेपर है जो पहले से टिक किया हुआ है। आप लोगों को जो है इसको नहीं देखना है। यह जो है किसी का पेपर है जो पहले से टिक किया हुआ है, इसको नहीं देखना है। तो देखिए विद्युत मोटर परावर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है क्या किस में परावर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है देखिए विद्युत धारा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी संकेत करता है। क्या? तर्जनी। तो तर्जनी हमेशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए हम तीनों ला दिए हैं कि बाएं भी पूछ लेता है, मध्यमा भी पूछ लेता है और अंगूठा भी पूछ लेता है। बाएं हाथ के नियम में जो है अंगूठा भी पूछ लेता है, तर्जनी भी पूछ लेता है और जो है मध्यमा भी पूछ लेता है। तो देखिए हमारा जो है अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा किसको निरूपित करता है, तो अंगूठा जो है कौची को? बल को, और तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। यहाँ पे देखिए तर्जनी ही पूछा है। तर्जनी किसको? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। यही मध्यमा पूछेगा तो विद्युत धारा को। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोगों को जो है अंगूठा पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? अंगूठा पूछ लेगा तो बल बताएंगे, तर्जनी पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, और जो है मध्यमा पूछ लेगा तो विद्युत धारा बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। वे किस प्रकार के होते हैं? किसी भी चालक तार के जो है से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे भी जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कि वे एक समान रूप से होते हैं। क्या? वे एक समान प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है।
कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा कहे के मतलब कि फिर से जो नया हो जाएगा। नवीकरण कहे के मतलब कि फिर से जो क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, अर्थात जो समाप्त नहीं हो सकता है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, ये सभी ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा है? नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में देखिए क्या आ जाएगा? जिसे कोयला का ऊर्जा हो गया, कोयला वाला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यह सभी क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, यह सभी जो है क्या हो जाएगा? यह अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में देखिए क्या हो जाएगा? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या? सूर्य ऊर्जा, यह सभी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वैश्विक ऊष्मण अर्थात जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। क्वेश्चन पूछ लेता है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पीत रस स्रावित होता है क्या? पीत रस स्रावित होता है। तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से। और यही कोई पूछ देगा कि पीत रस देखिए स्रावित कहाँ से होता है? सॉरी देखिए, पीत रस जो है स्रावित, पीत रस जो है स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? और पूछ देगा कि पीत रस जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। तो पीत रस जो है स्रावित होता है यकृत में और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? तो क्षुद्रांत में जो है स्थित जो है रसांकुर का मेन कार्य है, यह जो है भोजन को जो अवशोषित करने वाला सतह है, क्षेत्रफल है, उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या अर्थ है? तो यह जो है भोजन को अवशोषण करने वाली सतह के क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है, अर्थात अवशोषण की सतह को के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख्य गुहा का जो है पिछला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन का क्या? स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? हटना, क्या कहलाता है? बाहरी वातावरण से जो है ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? यह जो है ऑप्शन नंबर ए जो है श्वासोच्छ्वास। बाहरी वातावरण से जो है ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या कहलाएगा? श्वासोच्छ्वास। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है क्या? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है जल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कब चीज कोशिका के ऊर्जा मुद्रा, कोशिका के ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? तो एटीपी को। क्या? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऊर्जा मुद्रा किसे कहेंगे? एटीपी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो है क्या? जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होता है किसके प्रति? जल के वहन के लिए। तो पादप में जो है जाइलम का क्या कार्य है? जल और खनिज लवण को क्या करता है? जड़ से जो है क्या विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो जाइलम का क्या कार्य है? जल का वहन करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा जो है रक्त में जो है WBC भी पाया जाता है, RBC भी पाया जाता है और प्लेटलेट्स या रक्त बिम्बाणु, प्लेटलेट्स या रक्त बिम्बाणु ये सभी पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जो है रक्त के अलावा क्या पाया जाता है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का जो है चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो आयन होता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है। कोई भी जो है विद्युत का चालन कब करता है? जब उसमें जो है आयन होता है, अर्थात जो है क्या होता है? आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि अम्ल जल में क्या होता है? आयन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक का एक मतलब कि जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं। तो देखिए लौंग के तेल, इसमें भी गंध होता है, इसको हम लोग सूंघ के बता सकते हैं। वनीला, इसको भी हम लोग सूंघ के बताते हैं। लेकिन शकरकंद, क्या हम लोग शकरकंद को जो है सूंघ के बता सकते हैं? नहीं। तो यही जो है गंधीय सूचक कह रहा है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए मेथेनोइक अम्ल को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? फॉर्मिक अम्ल। क्या जानते हैं हम लोग? फॉर्मिक अम्ल। तो कहीं कहीं जो है फॉर्मिक अम्ल भी दे देगा। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल दोनों एक ही है। तो चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो HCOOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCHOOH। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र हो जाएगा HCOOH। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम जो है, सोडियम को हम लोग किस में डुबो कर रखते हैं? किरोसिन तेल में। क्या? किरोसिन, किरोसिन में हम लोग सोडियम को डुबो कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? जल में। तो जल में किसको हम लोग डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा यही जो है, और यही पूछ देगा कि जो है सोडियम किरोसिन में किसको डुबो कर रखते हैं? तो किरोसिन में जो है किसको डुबो कर रखते हैं? सोडियम को। किसको? सोडियम को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होता है? अयस्क में जो है अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग अधात्री या फिर क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होता है? गैंग। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को, निम्नलिखित में से किस धातु को जो है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको काटते हैं? सोडियम। और देखिए सोडियम का यहाँ पर क्या होगा? संकेत Na नहीं होगा। सोडियम का संकेत Na हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या बहुत बार पूछता है, बहुत ज़्यादा VVI है। सोडियम के संकेत Na और परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। ये सभी जो है VVI होता है। और सोडियम के जो है परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 और संकेत Na। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोने में कौन सी धातु, सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे सोने में जो है सभी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। लोहा को भी, कॉपर को भी, जिंक को भी और चांदी को भी। लेकिन मेन रूप से जो है इसको कठोर बनाने के लिए, सोना को जो है कठोर बनाने के लिए उसमें जो है हम लोग जिंक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिंक। Zn। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहीं कहीं लोग आपको बताएंगे भी कि कॉपर मिलाया जाता है, तो कॉपर तो उसमें मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन मेन रूप से जो है मिश्र धातु बनना मतलब क्या? कठोर होना। और कठोर होने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? जिंक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक। क्या? सिलिकॉन है एक। तो सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है कि उपधातु है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल उपधातुओं की संख्या कितना होता है? तो कुल देखिए, कुल उपधातु जो है, कुल उपधातु कितना है? कुल उपधातु अब तक ज्ञात कितना है? 7। कुल उपधातु कितना है? 7। 7 में देखिए ध्यान से कौन कौन हो जाएगा? तो बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में क्या हो जाएगा? जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलरेरियम और पोलोनियम। कितना? 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम और क्या? पोलोनियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दोहरे परिसंचरण नहीं पाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो
तो आप लोग तो जानते हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण जो है नहीं पाया जाता है मछली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण जो है नहीं पाया जाता है। यहीं अगर ऑप्शन में मछली नहीं होता और केवल मेढक होता तो मेढक में जो है दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, लेकिन आंशिक रूप से। क्या, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से कहने का मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। यदि मछली ऑप्शन में न रहे तो हम लोग मेढक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मछली ऑप्शन में है, इसीलिए हम लोग मछली लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मेढक में भी जो है दोहरा परिसंचरण पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्या होता है, आंशिक रूप से होता है। मेढक में क्या होता है, आंशिक रूप से होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से। कहाँ से प्रवेश करता है, यकृत से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज के जो है पुनर्अवशोषण जो है पीसीटी में होता है। क्या, पीसीटी में। अब कहिएगा पीसीटी क्या है, तो पीसीटी का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, प्रॉक्सिमेल। क्या, प्रॉक्सिमेल कन्वोल्यूटेड, देखिए CONVOLUTED, और देखिए टी से क्या हो जाएगा, TUBULE, ट्यूबिल। अर्थात इसको जो है हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे समीपस्थ। क्या, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नालिका। क्या कहेंगे, नालिक। तो क्या होगा, समीपस्थ कुंडलिक नालिक। तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो पीसीटी में, अर्थात समीपस्थ कुंडली नालिका में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो है बने हानिकारक जो पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको जो है उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या, उत्सर्जन। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। मेरुरज्जु के आघात से, तो मेरुरज्जु के आघात से जो है बौनापन तो होगा नहीं, लघेगा होगा नहीं, मधुमेह होगा नहीं, तो क्या होगा, लकवा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, लकवा। मेरुरज्जु के जो है आघात से क्या होगा, लकवा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के जो है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर, यकृत, लीवर या यकृत। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा, लीवर। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग जो है पार्ट, अलग अलग पार्ट में जो है प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन जो है करते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।